हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? रे ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं लेंस। लेंस के अंदर भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज। क्या टॉपिक है भाई, एक बार बता दूं मैं। हमने पढ़ा है बेसिक में 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे, अब भी पढ़ा था कि जब किसी उत्तल लेंस के ऊपर कोई समांतर किरणपुंज आकर पड़ता है तो उत्तल लेंस उसकी किरणों को दबाकर ऐसे बना देता है। सीधी भाषा में बात करूं तो जब किसी उत्तल लेंस के ऊपर समांतर किरणपुंज पड़ता है तो उसको अभिसारी बना देता है, इसलिए इस उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। भाई आज का हमारा टॉपिक ये है कि कोई उत्तल लेंस जब उसके ऊपर समांतर किरणपुंज आकर पड़ती है तो वो किरणों को नीचे को क्यों दबा देता है, ऐसा क्या कारण है, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, या फिर मैं कैसे समझूंगी अपवर्तन की घटना के हिसाब से मैं कैसे जान पाऊं कि जब किसी उत्तल लेंस के ऊपर ये किरण आकर पड़ेगी तो ये नीचे को ही मुड़ेगा और नीचे की तरफ से ऊपर को मुड़ेगा, अर्थात अभिसारी बनावेगा। ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, किस तरीके से हम इसको डायग्राम में बना के देख सकते हैं अपवर्तन करके, आज मैं उस सारी बात करूंगा। आज का वीडियो लेक्चर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये मैंने एक उत्तल लेंस बनाया है, ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के अंदर क्या है भाई, ये इसकी मुख्य अक्ष है, एक बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो दिखाया गया ये माध्यम है जो इन दोनों पृष्ठों के बीच में घिरा हुआ है, इसी का नाम लेंस है। हमने ऐसा मान लिया कि ये माध्यम कांच है, अंदर की तरफ हमने कांच मान लिया और बाहर की तरफ मान ली वायु। ऐसा क्यों बता रहा भाई मैं इसलिए ऐसा बता रहा क्योंकि जिस समय प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही या कांच से वायु में जा रही। अगर मैं टेक्निकल वे में बात करूं कि विरल से सघन में जा रही या सघन से विरल में जा रही। जिन बच्चों को इतना बेसिक नहीं आता कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो क्या होगा, जब कांच से वायु में जाती है तो क्या होगा, 1 मिनट के लिए मैं बता दूं जिससे चीज़ों को समझने तुम्हें हेल्प मिले। भाई यार एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम्हें प्रकाश का अपवर्तन करना हो तो अपवर्तन करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि तुम्हारे पास 2 माध्यम होने चाहिए। इसके ऊपर की तरफ माध्यम नंबर 1 है, मान लो वायु है, और इसके नीचे की तरफ माध्यम नंबर 2 है जिसका नाम है कांच। इसका ये हो गया हमारा एक पृष्ठ। इस पृष्ठ से तुम्हें प्रकाश का अपवर्तन कराना है तो सबसे पहले तुम्हें इसके ऊपर अभिलंब खींचना पड़ेगा। जब तक तुम इसका अभिलंब नहीं खींचनेगे तब तक प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होने का, ये बेसिक बात है। बिल्कुल प्रकाश का अपवर्तन कराने के लिए उस पृष्ठ का अभिलंब खींचना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आकर पड़ेगी और ये जानी चाहिए थी सिद्धि, ये जानी चाहिए थी सिद्धि, क्योंकि माध्यम बदल गया। अब ये क्या होगा, ये अभिलंब की तरफ को मुड़ के जाएगी। अभिलंब की तरफ को क्यों मुड़ी भाई? अभिलंब की तरफ को जब मुड़ती है जब वायु से कांच में जाती है, विरल से सघन में जाती है। एक पॉइंट तो याद करना है। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, क्या कर दूं भाई, अब की बार ऊपर ले लूं कांच, ऊपर ले लिया कांच और नीचे ले लो वायु। अब की बार अगर ऐसा हो जा, ये प्रकाश की किरण इधर से आवे, कांच से वायु में जागी, तो अब की बार ये अभिलंब की तरफ को ना मुड़कर अभिलंब से दूर हटेगी। ये 2 बात हमेशा याद रखना। यदि वायु से कांच में गई तो अभिलंब की तरफ को मुड़ेगी, अगर कांच से वायु में गई तो अभिलंब से दूर हटेगी। इन्हीं 2 मुद्दों के साथ मैं अपने चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और बेसिक को लगाकर मेरे साथ चलोगे तो चीजें बहुत क्लियर होगी। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास एक लेंस है, इस लेंस के अंदर एक खास बात है कि इसके अंदर 2 गोलीय पृष्ठ है। एक गोलीय पृष्ठ तो ये रहा और एक गोलीय पृष्ठ ये रहा। क्या होगा भाई, जब मैं इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण डाल लूंगा तो उस प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन होगा। एक बार तो ये पहला गोलीय पृष्ठ उसका अपवर्तन करेगा, फिर क्या होगा भाई, अपवर्तन के बाद फिर वो किरण यहाँ टकराएगी तो दूसरा गोलीय पृष्ठ भी उसका अपवर्तन करेगा। यानी जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के ऊपर आकर पड़ेगी तो 2 बार उसका अपवर्तन होगा। एक बार तो पहला गोलीय पृष्ठ उसका अपवर्तन करेगा, दूसरी बात फिर दूसरा गोलीय पृष्ठ अपवर्तन करेगा। उसके बाद जो निर्गत किरण बाहर मिलेगी वो जहां भी कटेगी वो उस हिसाब से हम देखेंगे कि ये उत्तल लेंस कैसे मुड़ता है। चलो चीजें शुरू करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले एक किरण इसके ऊपर डाल दी। इस आने वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण, जो भी किरण आकर पड़ती है उसका नाम होता है आपतित किरण, एक बात। दूसरी बात है, अब ये किरण का क्या होना था भाई, ये किरण जानी चाहिए थी सिद्धि। अगर माध्यम ना बदलता, अगर वायु से कांच में प्रवेश ना करती किरण तो ये किरण एकदम सीधी जाती, क्योंकि वायु से कांच में प्रवेश करेगी, इसको मुड़ना पड़ेगा। मुड़ने के लिए एक नियम है जो मैंने अभी बताया। मुड़ने से पहले 1 मिनट ठहर जाओ और सोचो कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की तरफ को मुड़ती है। अब तुम मुझे बताओ, क्या इस पृष्ठ का कहीं अभिलंब है? इस पृष्ठ का तो अभिलंब कहीं नहीं है, और जब तक अभिलंब नहीं खींचेगा तब तक मैं डिसीजन नहीं ले पाने का किरण किधर को मुड़ेगी, क्योंकि किरण मुड़ती है अभिलंब के सापेक्ष है। तो अभिलंब को खींचने के लिए मुझे अपनी बेसिक नॉलेज को जागृत करना पड़ेगा। मुझे पता है कि लेंस के अंदर 2 केंद्र होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं। एक वक्रता केंद्र किससे आया, एक वक्रता केंद्र आया पहले गोलीय पृष्ठ से। जो हमारा पहला गोलीय पृष्ठ है वो किसी गोले का भाग है, और वो जिस भी गोले का भाग है उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, उसका कोई ना कोई क्या होगा, केंद्र। हमने मान लिया ये जो C1 है ये पहले गोलीय पृष्ठ का केंद्र है। अगर C1 पहले गोलीय पृष्ठ का केंद्र है
और मुझे इसका अभिलंब खींचना पड़े इस वाले पृष्ठ का अगर अभिलंब खींचना पड़े तो उसका एक ही रूल है। क्या रूल है भाई? कि एक ऐसी रेखा लो जो इसके केंद्र से पास होती हो, केंद्र से पास होने वाली वो रेखा अपने आप ही इस वाले पृष्ठ पर अभिलंब होगी, अपने आप ही इस वाले पृष्ठ पर क्या होगी? अभिलंब, यानी अभिलंब का काम करेगी तो अभिलंब कहलावेगी। हमने क्या कहा? अभिलंब खींच लिया। अभिलंब खींचने के बाद फिर नियम लगाओ। क्या कहता है नियम? कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ को मुड़ के जाती है। ये रेड वाली किरण इस रास्ते पर जानी चाहिए थी, परंतु अब क्या होगा? अब ये इस पॉइंट से डाइवर्ट हो जाएगी और यहाँ जाकर कहीं कटेगी। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण का नाम होता है अपवर्तित किरण। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात और बढ़ेगी आगे। क्या हुआ भाई? जैसे ही इस वाले पॉइंट पर टकराई फिर माध्यम चेंज हो रहा। फिर अब की बार क्या हो रहा भाई? कांच से कहाँ जा रही? वायु में। कांच से कहाँ प्रवेश कर रही? वायु में। जब कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो फिर मुड़ना पड़ेगा, फिर अपवर्तन होगा, फिर किरण अपने रास्ते से भटकेगी। उसके भटकने का फिर वही रूल है कि अगर तुम्हें इस पॉइंट पर आकर प्रकाशीय किरण का अपवर्तन करना है तो 1 मिनट ठहर जाओ, तुम्हें अभिलंब खींचना पड़ेगा। जब तक यहाँ अभिलंब नहीं खींचने का तब तक तुम यही बता पाएंगे कि वो अभिलंब की तरफ को मुड़ के गई या अभिलंब से दूर गई। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई? दूसरे पृष्ठ का भी अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो दूसरे पृष्ठ का अभिलंब खींचने के लिए मैं पहले एक बार दूसरे पृष्ठ का गोला तैयार करता हूँ। ये इस वाले गोले का भाग है, ये दूसरा पृष्ठ इस वाले गोले का भाग है। तो इस गोले का भी कोई ना कोई सेंटर रहा होगा भाई जब ये बना होगा। इसका सेंटर मान लिया हमने यहाँ पर C2। C2 क्या है भाई? C2 हमारे जो दूसरा पृष्ठ है उसका सेंटर है। क्या होना चाहिए? अब हमने क्या करा? इस पर एक लंब डाल दिया। ये रेखा जो इसके दूसरे के सेंटर से पास होती है यही दूसरे के लिए अभिलंब का काम करेगी। ये दूसरे पृष्ठ के किसका काम करेगी? अभिलंब का। ये क्या है? पहले पृष्ठ का अभिलंब। ये क्या है? दूसरे पृष्ठ का अभिलंब। अब रूल पढ़ो। देखो ये जो काले वाली किरण है, जो ब्लैक कलर की किरण अंदर प्रवेश करी, ये अगर माध्यम ना बदलता यार तो सीधी जाती। अगर माध्यम ना बदलता सीधी जाती, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। अब ये ब्लैक कलर की किरण को यहाँ से कांच से निकलकर वायु में पहुंचना है, तो कांच से जब ये वायु में जाएगी तो रूल लगेगा। क्या रूल है भाई? कि जब कांच से वायु में जाती है, सघन से विरण में जाती है, तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। तो ये तो इसका अभिलंब हो गया भाई। जानी चाहिए थी इस रास्ते को, तो इस रास्ते से थोड़ा दूर हटेगी, तो ये हटके इधर को जाएगी। तो तुम एक बार नोट करो कि जब उत्तर लेंस के ऊपर ये रेड कलर की किरण टकराई तो इसका अंतिम क्या हुआ? अंत में जाके नीचे मिली, यानी इस लेंस को नीचे को मोड़ दिया। ये इसका साइंटिफिक कारण है कि कोई उत्तर लेंस किरणों को नीचे को क्यों मोड़ता है। ये हमने बताने का प्रयास करा। मैं समझता हूँ ऊपर वाले डायग्राम का, ऊपर वाले पोर्शन की बात एकदम क्लियर हुई होगी। अब अगर हम चाहे तो ऐसा नीचे भी कर सकते हैं इसी थ्योरी के अनुसार कि जब भी हम कहीं पर प्रकाश का अपवर्तन करते हैं तो उसके लिए 1 मिनट ठहर जाओ, पहले अभिलंब खींच लो और फिर ये सोच लो कि वायु से कांच में जा रही या कांच से वायु में जा रही। मैं समझता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ऐसा मैं चाहूँ तो नीचे भी तुम्हें करके दिखा सकता हूँ। एक बार देखेंगे इस बात को भी। हमने क्या करा? नीचे वाले पॉइंट के लिए बात करी। हमने एक किरण यहाँ से डाल दी, यहाँ से किरण डाल दी। इसने किसका काम करा? आपतित किरण का। इस पॉइंट पर जैसे किरण आकर रुकी तो किरण ने क्या कहा? भाई हमें दूसरे माध्यम में जाना है तो मुड़ना पड़ेगा। अपवर्तन का रूल क्या कहता है? अपवर्तन कहता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण एक जगह से, एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो मुड़ेगी। अब मैं क्या करूँ भाई? अब मैं नीचे वाले पॉइंट पर फिर अभिलंब खींचना पड़ेगा भाई, क्योंकि जहाँ पर भी मुझे अपवर्तन कराना है वहाँ पर अभिलंब खींचना कंपलसरी है। तो हमने क्या करा? इस वाले पृष्ठ का नाम है पहला पृष्ठ। ये हमारा पहला पृष्ठ है, ये हमारा दूसरा पृष्ठ है। पहले पृष्ठ का अभिलंब कैसे खींचेगा भाई? जब मैं इस वाले पॉइंट से एक रेखा उठाकर, केंद्र से एक रेखा उठाकर यहाँ को पास करूंगा तो वो रेखा ऑटोमेटिकली अपने आप अभिलंब बनेगी। अपने आप क्या बन जाएगी? अभिलंब। तो ये अभिलंब हो गया पहले वाले पृष्ठ का अभिलंब। रूल क्या है भाई? नियम क्या है? नियम कहता है कि अगर माध्यम ना बदलता ये ब्लू कलर की किरण ऐसे ही सीधी जाती, और क्योंकि माध्यम बदल गया यार, क्योंकि माध्यम चेंज हुआ है, तो माध्यम चेंज कैसे हुआ? वायु से कांच में गई। जब वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की तरफ को मुड़ती है। ये अभिलंब की तरफ को मुड़कर आगे जाएगी। ये चली गई भाई, अभिलंब की तरफ को मुड़कर यहाँ पहुँचेगी। अभिलंब की तरफ को मुड़ी और इस पॉइंट पर पहुंच गई, क्योंकि ब्लैक कलर की जो लाइन है वो अभिलंब है। जाती तो इस ब्लू वाले रास्ते पे वो थोड़ा हट के गई, अभिलंब की तरफ को झुक कर गई। फिर वहीं बड़ी घटना हुई, ये पृष्ठ फिर आ गया, फिर माध्यम चेंज हो रहा, फिर माध्यम चेंज हो रहा, फिर अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने का फिर रूल लगेगा। अपवर्तन होने की शर्त क्या है भाई? जहाँ पर अपवर्तन कराना है वहाँ अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ का भी अभिलंब खींचता हूँ। तो मैंने यहाँ से सीट दूसरे वाले पृष्ठ के केंद्र को यहाँ से मिला दिया, तो ये दूसरे पृष्ठ का अपने आप ही क्या बन गया? अभिलंब। ये दूसरे पृष्ठ का बन गया अभिलंब। अभिलंब दूसरे पृष्ठ का। अब क्या होना चाहिए था? जो रेड कलर की लाइन है, ये किरण जो है ये इसी मार्ग पर आगे जाती, इसी मार्ग पर क्या जाती? आगे।
लेकिन क्योंकि कांच से वायु में चली गई, माध्यम बदल गया, तो अपने रास्ते से हटेगी, अपने रास्ते डाइवर्ट होगी और कहीं और को जागी। अब देखते हैं कहाँ जागी वायु। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। ये रहा अभिलंब और इस रास्ते पे जाती, इससे थोड़ा दूर हटेगी, इससे थोड़ा सा बच के यहाँ को निकल के इसमें को जागी। ये है भाई इसका साइंटिफिक कारण, ये है इसका तरीका चीज़ों को समझने का। अगर प्रकाश का अपवर्तन अच्छी तरीके से आता हो तो हम एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि समांतर किरणपुंज अभिसारी किरणपुंज में कैसे बदला। किसी लेंस के अंदर अपवर्तन 2 बार होगा, क्योंकि पृष्ठ कितने हैं 2, तो 2 बार ही अपवर्तन होगा। चलिए, अभी तक जो हमने वीडियो के अंदर बात करी, हमने इस बारे में बात करी कि जब किसी उत्तल लेंस के ऊपर कोई समांतर किरणपुंज आकर पड़ता है तो किरणों को ऐसे दबा देता है। एक बार डायग्राम में देखेंगे, ये हमारा उत्तल लेंस था, इसके ऊपर जैसे ही समांतर किरणपुंज आकर पड़ा तो इसने इसको दबा दिया, ऐसे कर दिया, यानी अभिसारी बना दिया। ये तो हुआ उत्तल लेंस के बारे में बात, मैंने अभी तुम्हें पूरी डिटेल में बताया कि ऐसा क्यों होता है। अब जो मैं बात करूंगा वो अवतल लेंस के बारे में करूंगा। यदि अवतल लेंस के ऊपर कोई समांतर किरणपुंज टकराता है तो अवतल लेंस उसको अपसारी बना देता है। अपसारी मतलब किरणों को ऊपर को उठा देता है ऐसे करके, इसका नाम है अपसारी किरणपुंज। आज का सवाल क्या है भाई, आज का टॉपिक क्या है? अभी का टॉपिक जो है हमारा ये है कि कोई अवतल लेंस इस समांतर किरणपुंज को अपसारी क्यों बनाता है। इसके पीछे अपवर्तन करके हम देखेंगे इस बात को और समझने का प्रयास करेंगे। हम लेंस के द्वारा जब अपवर्तन कराएंगे हम ये चेक करेंगे क्या रियल में ऐसा करता है लेंस। अपवर्तन के सारे कानून लगाएंगे, सारे नियम अपवर्तन के लगाएंगे और करके देखेंगे। लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, जिस बच्चे को अपवर्तन का बेसिक नहीं आता वो इस चीज़ को समझने में बड़ी दिक्कत पैदा होगी। क्या मामला है? फिर मैं एक काम करता हूँ, 2 मिनट के लिए पहले तुम्हें बता दूँ कौन सी वो चीज़ है अपवर्तन की जो तुम्हारे से आनी चाहिए, जिससे तुम चीज़ों को समझ सको। एक बार फिर रिमाइंड कराता हूँ कि अगर मान लो हमारे पास अपवर्तन कराने का कोई लॉजिक है तो उसके लिए पीछे क्या बात है भाई? उसके पीछे बात यह है कि तुम्हारे पास 2 माध्यम का होना जरूरी है। जैसे मान लो ऊपर की तरफ वायु है, नीचे की तरफ कांच है। जब तक 2 माध्यम नहीं होंगे तब तक प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में या कांच से वायु में किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है, इसी का नाम अपवर्तन है। इस पृष्ठ से अपवर्तन की घटना को देखने के लिए इस पृष्ठ का अभिलंब होना बहुत जरूरी है। तो मैं तुम्हें फिर बता रहा, जब भी मैं प्रकाश की किरण को मोड़ूंगा तो 2 मिनट के लिए ठहर जाऊंगा और उसका अभिलंब खींचूंगा, क्योंकि अभिलंब खींचे बिना मैं नहीं मोड़ पानेगा। क्यों भाई? देखो एक बार ध्यान से, ये प्रकाश की किरण आई, अगर माध्यम ना बदलता है प्रकाश की किरण सीधी जाती, क्योंकि माध्यम बदल गया ये प्रकाश की किरण मुड़ेगी। मुड़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ये प्रकाश किरण नीचे को मुड़ के जागी। नीचे को मुड़ के जाने का मतलब क्या है भाई? अभिलंब की तरफ को मुड़ के जागी। कब मुड़ेगी? अभिलंब की तरफ। अभिलंब की तरफ तब मुड़ेगी जब वायु से कांच में जागी। वायु से कहां जागी? कांच में। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर ऊपर कांच होता और नीचे होता वायु, और अब की बार देख कुछ केस बना के क्या होगा भाई, यदि प्रकाश की किरण कांच से वायु में आती तो अब की बार यो अभिलंब से दूर हटती, अब की बार यो अभिलंब से क्या हटती? दूर। ये 2 पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए। एक तो ये कि जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन होने से पहले जिस पॉइंट पर तुम अपवर्तन करा रहे हो वहां पर अभिलंब खींचना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जब वो प्रकाश की किरण एक माध्यम को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करेगी तो उससे पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा कि वायु से कांच में गई या कांच से वायु में गई, विरल से सघन में गई या सघन से विरल में गई, ये सोचना पड़ेगा। आओ देखते हैं क्या तरीका है। मैंने क्या करा, एक किरण ली, ये समांतर किरण है, ये समांतर किरण आकर पड़ी इस वाले पृष्ठ पर, इस वाले पृष्ठ के बिंदु पर। ये हमारे लेंस का पहला पृष्ठ है, ये हमारे लेंस का दूसरा पृष्ठ है। किसी लेंस के अंदर 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं। जब किसी लेंस के ऊपर प्रकाश की किरण आकर पड़ेगी तो उसका एक बार नहीं 2 बार अपवर्तन होगा। पहले ये बड़ा पृष्ठ उसका अपवर्तन करेगा, फिर दूसरे बड़ा करेगा। पहले मैं जो बात कर रहा हूँ, पहले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ यार। जब ये किरण इस पर आकर पड़ी और अपवर्तन होना है, क्यों होना है भाई अपवर्तन? क्योंकि अब ये किरण वायु में आ रही थी और जाना इसको कांच में है। जब ये वायु से कांच में जागी तो इसे अपनी जगह से मुड़ना पड़ेगा, इसी का नाम अपवर्तन है। तो अपवर्तन होने, अगर ये प्रकाश की किरण वायु से में ही चलती रहती, माध्यम ना बदलता, तो ये सीधी जाती, ये सीधी जाती इस रास्ते पर। क्योंकि माध्यम बदल चुका, वायु से कांच में जा रही है, मुड़ेगी। मुड़ने का रूल क्या कहता है कि या तो अभिलंब की तरफ को मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन यहाँ तो अभिलंब है ही नहीं। जब तक यहाँ अभिलंब नहीं होने का तब तक मैं डिसाइड नहीं कर पाने का कि ये अभिलंब की तरफ को मुड़ी है या अभिलंब से दूर हटी है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पृष्ठ का अभिलंब खींचना चाहिए, क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ है। और गोलीय पृष्ठ को अगर मैं उसके सेंटर से जोड़ दूं, गोलीय पृष्ठ को अगर मैं उसके सेंटर से जोड़ दूं तो सेंटर से मिलाने वाली ये रेखा जो गई अभी निकल गई, ये वाली, ये अभिलंब का काम करती है।
किसका काम करती है भाई? अभिलंब का। ये कैसे पता लगा मुझे इसका सेंटर है? क्योंकि जो गोलीय पृष्ठ था, पहले नंबर का गोलीय पृष्ठ, ये किसी गोले का भाग था, गोले में से ही काट के लाया गया होगा, गोले में से काट के यहाँ रख दिया, यानी गोले का ही तो भाग था। और गोले का अपना क्या होता है? केंद्र। उस गोले का जो केंद्र होता है वो इस वाले पृष्ठ के लिए भी केंद्र का काम करेगा, लेकिन कहलाएगा वक्रता केंद्र। अगर मैं इस केंद्र को यहाँ जोड़ दूँ इससे परिधि से, तो ये अभिलंब का काम करेगा। मैं समझ रहा हूँ, चिल्ले क्लियर हो रही है। अब चलते हैं अपवर्तन वाली बात पर। ये प्रकाशीय किरण जो अभी आई थी, ये वाली प्रकाशीय किरण, ये आपतित प्रकाशीय किरण है। ये आपतित प्रकाशीय किरण कहाँ जा रही भाई? ये आपतित प्रकाशीय किरण वायु से कांच में जा रही। अगर ये वायु से कांच में जाएगी तो रूल कहता है कि जब विरल से सघन में जाती है तो ये प्रकाशीय किरण अभिलंब की तरफ को मुड़ के जाती है। क्योंकि अभिलंब ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ को मुड़ के जाएगी ऐसे। ये इस ब्लैक वाले मार्ग पर न जाकर इससे थोड़ा विचलित होगी और अभिलंब की तरफ को मुड़ के जाएगी। एक बार अपवर्तन हो चुका। अब उस पॉइंट की बात करते हैं। जैसे ही ये प्रकाशीय किरण इस वाले पॉइंट पर आकर टकराई तो ये जानी चाहिए थी तो सीधी इस मार्ग पे, अगर माध्यम ना बदलता, अगर ये कांच ही होता सब जगह, तो ये इसी मार्ग पर आगे जाती। क्योंकि अब ये कांच से कहाँ चली? वायु में। माध्यम बदल गया तो इसको अपने रास्ते थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ेगा। अब ये किधर को डाइवर्ट होगी ये तब पता लगेगा जब मैं इसका अभिलंब खींच लूंगा, क्योंकि अभिलंब खींचे बिना ये बताना बड़ा मुश्किल है कि प्रकाशीय किरण मुड़ेगी किधर को। अच्छा, दूसरे पृष्ठ का अभिलंब खींचने के लिए मैं बताता हूँ। ये दूसरा पृष्ठ लाया कहाँ से गया होगा? ये दूसरा पृष्ठ किसी गोले का भाग है और उस गोले का कोई ना कोई केंद्र है जिसका नाम रख दिया C2। अगर मैं इस केंद्र को इस पॉइंट से मिलाती हुई एक रेखा खींच दूं, इसको इससे मैच कर दूं, ये रेखा खींच दूं, तो ये भी अभिलंब है। लेकिन यार ये जो अभिलंब है ये दूसरे पृष्ठ का है और ये अभिलंब पहले पृष्ठ का है। अब देखो ये ब्लू वाले मार्ग पर सीधी जाती अगर माध्यम ना बदलता, क्योंकि यार माध्यम बदला है, माध्यम तो चेंज हुआ है। क्या हुआ माध्यम में? पहले कांच था फिर वायु। जब कांच से वायु में जाती है तो इस अभिलंब से दूर हटती है। जानी चाहिए थी तो इस वाले मार्ग पर, अब इस वाले मार्ग से भी दूर हट के जाएगी। तो अगर मैं इसको दूर हटा दूं यहाँ से तो इस वाले मार्ग पर जाएगी। तुम देख रहे होंगे जब इस अवतल लेंस के ऊपर ये वाली किरण आकर पड़ी तो पहले वाले पृष्ठ भी थोड़ा ऊपर को मोड़ा और दूसरे वाले पृष्ठ ने भी ऊपर को मोड़ा। इस प्रकार इसका अपसारी बना दिया। जैसा हमने ऊपर की साइड करके देखा है ऐसा हम नीचे भी देखेंगे, जिससे चीज़ें दो बार क्लियर हो। चलो मैं नीचे भी ऐसे करता हूँ। अब मैं लेता हूँ एक किरण, ये किरण मैंने यहाँ से चलाई और यहाँ डाल दी। ये काम करेगी आपतित किरण का, क्योंकि इस पहले पॉइंट पर क्या कराना है? अपवर्तन। तो सबसे पहले क्या खींचना पड़ेगा? अभिलंब। मैंने यहाँ सेंटर से मिलाती हुई जो रेखा पास हुई इसी का नाम है अभिलंब। इसी का नाम क्या है? अभिलंब। कौन से पृष्ठ का अभिलंब है भाई? पहले पृष्ठ का अभिलंब है। एक बात, ये वाली लाइन अगर माध्यम ना बदलता, वायु ही वायु रहती हर जगह, तो इस वाले रास्ते पर सीधी जाती। क्योंकि अब वायु से कहाँ जानी है? कांच में, तो इसको अपनी जगह से मुड़ना पड़ेगा। मुड़ने का रूल क्या कहता है कि जब वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की तरफ को मुड़ती है। तुम एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि इसका जो अभिलंब है यार, इसका जो अभिलंब है यू है, जानी चाहिए थी उस मार्ग पर, अभिलंब यू है तो अभिलंब की तरफ को झुककर जाएगी। ये चली गई, देखो अभिलंब की तरफ को झुककर अभिलंब की तरफ को मुड़ गई, ये चली गई इस माध्यम में। लेकिन जैसे इस पृष्ठ पर टकराई, जानी चाहिए थी सिद्धि, इस वाले मार्ग पर सिद्धि जानी चाहिए थी, लेकिन सिद्धि क्यों नहीं जा रही भाई? क्योंकि अब की बार कांच से कहाँ प्रवेश करेगी? वायु में। जैसे ही माध्यम बदलेगा तभी प्रकाशीय किरण मुड़ेगी। मुड़ने का नाम अपवर्तन है। अपवर्तन होगा फिर से। अपवर्तन कराने का क्या तरीका है भाई? अपवर्तन कराने का तरीका है कि यहाँ पहले क्या खींच लो? अभिलंब। तो मैंने दूसरे वाले पृष्ठ का अभिलंब खींचने के लिए दूसरे के सेंटर को इस बिंदु से पास कर दिया, और ये पास होने वाला बिंदु ही, पास होने वाली रेखा ही अपने आप में क्या बन जाएगी? अभिलंब। किसका? दूसरे वाले पृष्ठ का। अच्छा, ये वाली ब्लैक कलर की जो किरण है ये इसी वाले रास्ते पर सीधी जाती अगर माध्यम ना बदलता, क्योंकि कांच से वायु में जा रही। रूल लगेगा। क्या रूल कहता है भाई? रूल कहता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण कांच से वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये रहा अभिलंब, जाती इस रास्ते पे को, इससे थोड़ा दूर हट के जाएगी, तो थोड़ा दूर हटा दो, इस मार्ग पर चली गई। तुमने एक बात नोट करी होगी, आया था समांतर किरणपुंज और बन गया उसका अपसारी किरणपुंज। ये होता है इसके पीछे का पूरा प्रोसेस। मैंने आज इस वीडियो में पूरा बताने का प्रयास करा। पहले मैंने उत्तल के लिए बताया, फिर अवतल के लिए। मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो रही होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा कि जब किसी उत्तल लेंस के ऊपर
कोई समांतर किरणपुंज आकर पड़ता है तो वो अभिसारी क्रिया क्यों करता है, अर्थात किरणों को दबा क्यों देता है। और जब किसी अवतल लेंस के ऊपर को वही समांतर किरणपुंज आकर पड़ता है तो अपसारी क्रिया क्यों करता है। अभिसारी क्रिया के पीछे, अपसारी क्रिया के पीछे क्या वजह है, अपवर्तन से हम उस बात को कैसे समझ सकते हैं और अपने बेसिक को लगाकर हम चीज़ों को कैसे क्लियर कर सकते हैं। मैंने आज की इस वीडियो में अपनी तरफ से जितना मेरे से हो पाया पूरा प्रयास करा। मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो रही होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे का डाउट बनता है तो एक बार सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल की वीडियो देखेगा जो अपवर्तन के बारे में हमने बनाई हुई है, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि जब तक तुम बेसिक नहीं मजबूत करोगे तब तक चीज़ें बहुत कम समझ में आवेगी। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना, इससे अगली वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि मैं जो बात करने जा रहा हूँ मैं करूँगा प्रकाशिक केंद्र के बारे में बात। प्रकाशिक केंद्र को लेकर बच्चों के दिमाग में बड़ा डाउट रहता है कि एक्चुअली है क्या प्रकाशिक केंद्र, क्या प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर ही होता है, क्या लेंस के बाहर होता है, कहाँ पे होता है वो बिंदु। उसको जानने के लिए तुम्हें नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।